जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 लेक्चर 65 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे ब्लॉकचेन। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट, इतना टेक्निकल कंसेप्ट है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें। तो इसमें इसकी ड्यूरेशन हम थोड़ी सी आज के लेक्चर की कम होगी। मेन कंसेप्ट आपने ब्लॉकचेन का समझना है। चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ 12, प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ था। 11 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 हमारा दो सिस्टम को डिस्कस करता है, एक ब्लॉकचेन सिस्टम और दूसरा फिनटेक। ठीक है, फिनटेक क्या है? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी जब आप फाइनेंस की फील्ड में, जैसे यूं कह लीजिए बैंकिंग फील्ड में आसानी के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का जब मर्जर होता है इसे क्या बोलते हैं? फिनटेक। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस। अच्छा, ब्लॉकचेन क्या है? आज हमने डिस्कशन करनी है ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन है, जैसे आप अकाउंटेंट्स हैं ना, आपने एक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का तरीका इजाद किया हुआ है आपके फील्ड में, जिसे कहते हैं डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, हालांकि आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंजर पर्सन, यानी वो जो काउंटिंग फील्ड का नहीं है, ठीक है, उसे कहें ना हमने ये देखिए ये रिकॉर्ड किया हुआ है, ए ने बी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंट डेबिट किया, एक अकाउंट क्रेडिट किया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कैश डेबिट, ए क्रेडिट, या ए डेबिट कैश क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन की, उसको शायद समझ नहीं आएगी। आपने कॉलम बनाए होंगे, बॉक्सेस होंगे, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस तो ही ना बनता। आप जैसे उसको एक नजर देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है, इसमें हुआ क्या है, बैक एंड पे ट्रांजैक्शन क्या है। कोई स्ट्रेंजर देखेगा उससे शायद कुछ समझ नहीं आएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपके प्रोफेशन में ये चलता है, आपको पता है। उसी तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक, समझ लीजिए कि आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी एक तरीकाकार इजाद किया गया है। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सिंपल, ये कुछ ट्रांजैक्शंस को या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का और स्टोर करने का तरीकाकार है। ब्लॉकचेन क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, डिजिटली रिकॉर्ड करने का और स्टोर करने का तरीकाकार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, सवाल ये है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीकाकार तो पहले भी था। हमने कहा भाई ये तरीका डिजिटल है, उन्होंने कहा डिजिटल भी पहले था। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जैज कैश वगैरह के जरिए से, इजी पैसा के जरिए से, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी ऐप के जरिए से ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्या आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती? होते हैं। बैंक के सिस्टम में स्टोर नहीं होती? होती हैं। क्या वो डिजिटल नहीं है? डिजिटल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब पहले सुनिए प्रॉब्लम, फिर समझ आएगी कि मसले का हल क्या और ये मसला काम कैसे करता है। पहली प्रॉब्लम, भैया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, या अच्छा ये मैं ब्लॉकचेन का जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना, वो फाइनेंस की फील्ड में हो रहा है। लेकिन हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि फाइनेंस की फील्ड के अलावा भी और बहुत सी 12-13 फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो एग्जाम्पल शायद ज्यादातर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो फाइनेंस से रिलेटेड होंगी समझाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज, जैसे ब्लॉकचेन जैसे जहन में आए, बिटकॉइन जहन में आ जाता है, क्रिप्टो करेंसी जहन में आ जाती है, ऐसा ही है ना। ब्लॉकचेन के साथ अगर आपने ये लफ्ज़ सुना हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन के कंटेक्स्ट में, क्रिप्टो करेंसी के कंटेक्स्ट में सुना होगा। तो उसका इस्तेमाल है, बिल्कुल है सबसे, लेकिन और भी यूजेज हैं, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, 12-13 और भी यूज है, लेकिन शायद जो ज्यादातर एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिस्टम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होगी। तो पहली प्रॉब्लम ये होती है, डिजिटल जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है कि दरमियान में कोई ना कोई मिडल मैन है, जैसे बैंक्स है। क्या होता है? बैंक के फिर अपने रूल्स होते हैं,
वो कोई ट्रांजैक्शन भिजवानी हो ना आपने फॉरेन कंट्री में, वो बैंक 10 क्या 50 सवाल पूछेगा, क्यों भिजवा रहे हैं, किसको भिजवा रहे हैं, किस पर्पस के लिए भिजवा रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि मैंने कुछ बुक्स बाय करनी होती है, मैं भिजवा नहीं पाता पैसे बाहर, हालांकि कितने होते हैं $20-25, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली पाकिस्तान से बाहर बैंकिंग चैनल के जरिए से पैसे भिजवा सकते हैं, वरना उसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। बैंकिंग चैनल के अलावा भिजवाएंगे वो इलीगल है। और अगर पैसे भिजवाने हैं तो सिर्फ आप ब्लड रिलेटिव को भिजवा सकते हैं बैंकिंग चैनल के जरिए। बड़ी प्रॉब्लम तो मिडलमैन है, एक प्रॉब्लम ये आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब मिडलमैन आ गया, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम ये है कि कई दफा ऐसा होता है ट्रांजैक्शन हमने करनी है, सिस्टम डाउन हो गया, ठीक है, सिस्टम डाउन हो जाता है ना बाज़ का, ट्रांजैक्शन करनी है, भैया क्या आपकी फीस जमा करवानी है, वो बैंक का लॉगिन कर रहे हैं, बेबी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, उनको क्या पता, कह रहे हैं सर घंटा इंतजार कीजिए। और क्या हो सकता है, अकाउंट आपका हैक हो सकता है। हैकर्स क्या बैंक अकाउंट हैक नहीं कर, बिल्कुल कर सकते हैं, हैकिंग करें। हालांकि बैंक्स का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा खासा स्ट्रांग होता है, लेकिन हैकर आपको पता है वो शेर के सवा शेर होते हैं, ठीक है, उनका काम ही दिन रात का ये हैकिंग टूल्स यूज कर। अकाउंट हैक हो सकते हैं आपके। अच्छा, फिर आगे क्या, ट्रांसफर लिमिट हो सकती हैं। भाई एक दिन में आप सिर्फ 20,000 की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, एटीएम में गए पैसे निकालने के लिए, पता चला मैक्सिमम 50,000 की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप चूंकि स्टूडेंट है, आपको लग रहा होगा 50,000 बहुत है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, थोड़ा जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा एक ट्रांजैक्शन ही बाज़ का लाखों की होती है। तो ट्रांसफर करना हो प्रॉब्लम है, विड्रॉ करना हो प्रॉब्लम है, ट्रांसफर करने में भी लिमिट्स होते हैं, वो लिमिट्स कुछ ज्यादा शायद 10 लाख होगी, लेकिन लिमिट्स हैं, ऐसा ही है। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंस्ट्रेंट किया जाए, उसको लिमिट किया जा रहा है। और क्या है, चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो परसेंटेज में बाज़ का फीस होती है। अगर आपने मिलियन की कोई एक ट्रांजैक्शन करनी हो ना, अच्छी गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, पेमेंट करते हैं आप, विथहोल्डिंग टैक्स भी गवर्नमेंट। तो ये प्रॉब्लम है। क्या आप समझते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी गई हैं हमारे ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में, चाहे वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्यों ना हो, ये प्रॉब्लम है, एग्रीड? तो क्यों ना अगर आपको कोई एक ऐसा सिस्टम ऑफर कर दिया जाए जिसमें 24/7 ऑन हो, कोई डाउन टाइम नहीं है, इंटरनेशनली इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो 24/7 अवेलेबल रहेगा, आपका अकाउंट कभी, इतने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे, इतने सिक्योरिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन, और जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एज ऑन टुडे। आइंदा टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वो मजीद सिस्टम को अपग्रेड कर देंगे, हैकिंग भी नहीं हो सकती, ट्रांसफर लिमिट भी कोई नहीं, जितने मर्जी बिटकॉइन ट्रांसफर करें, करोड़ों डॉलर ट्रांसफर करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दरमियान में मिडल मैन नहीं, कोई बैंक ये नहीं पूछेगा भैया आपके पास पैसे कहां से आए, कहेगा भैया टैक्स कटवाओ, अरे टैक्स रिटर्न में क्या इस इंफॉर्मेशन शो करवाया है, हाँ, चार्जेस भी नहीं है ज्यादा, मिनिमम चार्जेस है। अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज ऑफर कर दी जाए, बताइए कितने स्टूडेंट्स आप कहेंगे नहीं नहीं सर, स्टिल हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही ट्रांजैक्शन करेंगे, जरा हाथ उठाए। नहीं, एक हैं भाईजान, हाँ, ऐसे ही लोगों की वजह से पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। चलिए, ज्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं जी हम ट्रेडिशनल, उस नए सिस्टम, वो नया सिस्टम ये क्या है, ये सिस्टम हमारा ब्लॉकचेन, ये आज का नहीं है, ये कोई 20-25 साल पुराना है, ये यूज अब हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी अब अपग्रेड हुई है ना इस सेंचुरी में, ये पिछले 15-20-25 सालों में, इसके साथ ये सिस्टम अब अपग्रेड हुआ। ये सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन। ये सुनिए जरा क्या ये है, कि ये एक डिजिटल मेथड है, डिजिटली सारा काम होगा, ठीक है, घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया में किसी भी दूसरे बंदे को आप पेमेंट भिजवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और मैं एग्जाम्पल पेमेंट की दे रहा हूं, लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है 15-20 और सेक्टर में भी है। क्या है, डिजिटल मेथड है, किस लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, शेयर करने के लिए और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए। ब्लॉकचेन क्या है, ये एक सिस्टम है, किस लिए सिस्टम, ये सिस्टम डिजिटल मेथड है, किस लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए
शेयर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। रिकॉर्ड समझ आती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। अब यह बिजनेस में सवाल आता है, भाई शेयरिंग कैसे होती है, भाई वेरिफिकेशन कैसे होती है। देखिए हमने सिस्टम को सिक्योर करना है। आपको पता है इसमें क्या कोई मिडल मैन होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वोटिंग सिस्टम इलेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इलेक्शन में तो आपको पता है रिजल्ट किसने देने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है। तो वो समझ गए आप क्या प्रॉब्लम है उधर। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वोटिंग सिस्टम हो जिसमें कोई पर्सन इसको कंट्रोल, इंडिविजुअल कंट्रोल ना कर सके, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर वन वर्ड फ्रेज में हम देश का सिस्टम समझना चाहें ना, मैकेनिज्म, तो वो क्या है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इन भाईजान से कहूं, भाईजान क्या कल क्लास हुई थी, ये एक बंदा झूठ बोल सकता है शायद, ऐसा ही है ना भाई, छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, ये झूठ बोल सकता है। और अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या कल क्लास हुई थी, तो बताइए अगर क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकली लाखों होते हैं यूजर्स, अगर क्लास में सिर्फ 100 स्टूडेंट भी हैं, तो बताइए आपके ख्याल में क्या कितने % चांस है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट झूठ बोलेंगे, ना होने के बराबर। ठीक है, और अगर ये लाखों की तादाद हो जाए तो झूठ बोलना मजीद मुश्किल, क्योंकि नॉर्मली मेजॉरिटी झूठ नहीं बोलेगी। अगर हाँ फायदा हो फिर बोल सकती है, लेकिन याद रखिए फायदा अगर सिर्फ इंडिविजुअल का हो, क्या फिर मेजॉरिटी झूठ बोलेगी? नहीं। जो ट्रांजैक्शन होती है वो भी दो लोगों के दरमियान में होती है, आप सारे देखने वाले हैं। क्या कल को ये बंदा ट्रांजैक्शन से हो सकता है मुकर जाए, लेकिन आप सारे जो लोग जिन्होंने देखा है इस ट्रांजैक्शन को, वेरीफाई किया है, अपने हाथों से इस ट्रांजैक्शन को लिखा है, क्या आप सारे लोग मेजॉरिटी मुकरेंगे? नहीं मुकरेंगे। जब आपको पता ही ना हो कि बेसिकली, जब आपको इसका कोई बेनिफिट भी नहीं होना फॉर एग्जांपल, तो इसीलिए याद रखिए कि इस सिस्टम के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं है। ठीक है, ये डिजिटल मेथड है, किस पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शंस को, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, शेयर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको रिकॉर्ड साइड समझ आ गया होगा, लिखना है शेयरिंग क्यों है, वेरिफिकेशन क्यों, अभी थोड़ी देर में मजीद एक्सप्लेन करते हैं हम। ये इसका क्या फायदा, सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, इसमें ट्रांजैक्शन सिस्टम ऐसा डेवलप होता है जिसको यूजर खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, खुद ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, खुद ही रन कर रहे होते हैं, खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, सारे यूजर खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। यानी इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो अगर कोई गड़बड़ फर्ज कीजिए स्टेट बैंक करना चाहता भी, इलेक्शन कमीशन तो नहीं करता होता, स्टेट बैंक कर सकता है। स्टेट बैंक अगर करना चाहता भी है तो नहीं, क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी किसी के पास है ही नहीं। भाई बात समझ आई? तो क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ट्रांजैक्शंस को, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का नाम है, शेयर करने का नाम है, वेरीफाई करने। इसमें ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है और स्टोर हो जाती है, और हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। किसके लिए, किस वक्त के लिए? हमेशा के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी और स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी होगी, लोग उसको वेरीफाई भी करेंगे। भाई अब अभी समझ नहीं आई कुछ क्या हो रहा है, ऐसा ही है। हमें तो सिर्फ इतना समझ आया कि सर ने बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, शेयर किया। भाई कैसे? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सुने जी, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांजैक्शन वर्क करती है। इसमें सबसे पहले ना, इस सिस्टम में आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी, अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जब अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो आपको नाम दिया जाता है, आप अब हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। ब्लॉकचेन सिस्टम क्या कहता है, आप हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गए। आपको नाम दिया जाएगा नोड, NODE, नोड। आप नोड है। नोड में एक नेटवर्क के अंदर जो एक कंप्यूटर होता है ना, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जिसमें 1000 कंप्यूटर साथ अटैच हैं। हर कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम? नोड। तो आपने जब समझ लीजिए अपना अकाउंट खुलवा लिया ब्लॉकचेन सिस्टम के साथ, तो आप कौन हैं? आप नोड हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो गए। आप नोड हैं तो आपको दो चीजें दी जाएंगी, एक दी जाएगी पब्लिक की, एक दी जाएगी प्राइवेट की। जैसे आप हॉटमेल कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं ना,
तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन होती है, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ईमेल क्या है? पब्लिक की, जो सबको पता है, जिसने भी आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो इस ईमेल एड्रेस पे आपको भेजेगा, ऐसा ही है। लेकिन प्राइवेट की किसके पास है? सिर्फ आपके पास। आपने जब उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? आप पब्लिक की भी यूज करते हैं और साथ प्राइवेट की भी यूज करते हैं। तो जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनेंगे, इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, आपको क्या कहा जाएगा? आप कौन है? नोड, NODE, नोड। और आपको दो चीजें दी जाएगी। क्या दी जाएंगी? दो। कौन कौन सी? पब्लिक की, प्राइवेट की। अब मेरे को पब्लिक की भी मिल गई, मेरे को प्राइवेट की भी मिल गई। अब फर्ज कीजिए मैंने अपने अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए, ठीक है, मेरे पास कुछ बिटकॉइन आ गए, फर्ज करें बिटकॉइन आ गए। अब मैंने इन भाईजान को पैसे भेजने हैं या इन भाईजान से वसूल करने हैं। उन्होंने कहा सर मुझे ये वाली बुक चाहिए। मैं कहा भैया मेरे अकाउंट में बिटकॉइन डालो, और अगर मुझे किताब चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इनके अकाउंट में बिटकॉइन डालूंगा। मैं इनसे दरमियान में कोई गवर्नमेंट नहीं। मैं इनसे पूछूंगा भैया कितने बिटकॉइन ट्रांसफर करूं? इन्होंने कहा सर 5 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दे। बहुत है, मिसाल दे रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, मिसाल दे रहा हूं, 5 बिटकॉइन ट्रांसफर कर। मैंने कहा अच्छा, अब मैं सिस्टम को एक्सेस करूंगा, ठीक है, अपनी पब्लिक की एंटर करूंगा, सेंडर की पब्लिक की आगे। सिस्टम पूछेगा किसको ट्रांसफर करना है? भाई इसकी भी पब्लिक की होगी एक, मैं इसकी पब्लिक की एंटर करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं ए, और फिर जितने बिटकॉइन अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो ट्रांजैक्शन एंटर करूंगा, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शन अब जब मैंने एंटर कर दी तो ये फौरी तौर पे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगी, फौरी तौर पे सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। ये ट्रांजैक्शन सारे नोड्स के पास जाए। अब यहां पे सुनिए जरा, नोड होते हैं मुख्तलिफ टाइप के। एक वो नोड है, जैसे फर्ज कीजिए मैं अगर आपसे कहूं एक ट्रांजैक्शन, एक वाकया हुआ है आपके सामने, देखा 100 लोगों ने, जरूरत पड़ी तो कितने लोग गवाही देने के लिए तैयार है? वो अगर मैं तो हो सकता है आप में से कोई 50-60 कहे सर जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और 30-40 कहे सर अगर हमें कुछ इंसेंटिव मिले ना, कुछ जाहिर है टाइम लगेगा आने जाने का, खर्चा पानी दे दे, कुछ ज्यादा ना सही आने जाने का किराया तो दे कोड, तो फिर हम इसको वेरीफाई करने को तैयार है। तो याद रखिए कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो सिंपल ट्रांजैक्शन को एक्सेस करते हैं और व्यू करते हैं, और कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो वेरीफाई करने की जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? क्योंकि बदले में उन्हें कुछ ना कुछ थोड़े से अमाउंट ट्रांसफर होती है, चार्जेस, बिटकॉइन। उन्हें कहा जाता है, जो लोग इसको वेरीफाई करते हैं ना ट्रांजैक्शन को, उन्हें बोला जाता है, वो भी नोड्स हैं वो, लेकिन उन नोड्स का हमने खास नाम रखा है माइनर्स या वैलिडेटर्स, ये कहते हैं। वेरिफिकेशन के दो सिस्टम होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, POW या POS। प्रूफ ऑफ वर्क हो तो इसे बोलते हैं माइनर्स, और प्रूफ ऑफ स्टेक हो तो इसे बोलते हैं वैलिडेटर्स। तो जब मैंने B को 5 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए तो ट्रांजैक्शन जाएगी सारे यूजर के पास नहीं जाएगी, किन के पास जाएगी? माइनर्स के पास। माइनर्स के पास रिकॉर्ड सामने आया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप अकाउंट का हिस्सा बनते हैं ना, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, समझ लें पूरा लेजर इंस्टॉल हो जाता है। लेजर तो आप समझते हैं ना क्या होता है, जिसपे सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, तो लेजर इंस्टॉल हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिडेटर के लेजर पे शो होना शुरू हो जाती हैं, या माइनर्स उनके लेजर पे शो होना शुरू, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुई, अभी प्रोविजनल है। वो फिर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। माइनर क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन। उन्होंने वेरिफिकेशन क्या करनी है? उन्होंने कहना है ये जिस पब्लिक की से आया है। अच्छा याद रखिएगा,
आप चूंकि अपनी पब्लिक की के जरिए से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जैसे ईमेल में आपको ईमेल आईडी से ये नहीं पता चलता बैकएंड पे बंदा कौन है असल में, तो उसी तरह यहां पे भी जहन में रखिएगा आपकी आइडेंटिटी सिक्योर्ड है। किसी को आपकी आइडेंटिटी, उनको ये तो पता है कि ये ईमेल है ना या ये पब्लिक की है, इस बंदे के पास 100 बिटकॉइंस हैं ऑलरेडी, लेकिन बैकएंड में बंदा कौन है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पब्लिक ही के जरिए से ट्रांजैक्शन हो रही है। तो वो जो माइनर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, ये वेरिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व किया जाता है, नॉन्स कहते हैं जिसे, कॉम्प्लेक्स पजल है उसको सॉल्व, वो ये सॉल्व करते हैं। इसमें समझे वो वेरीफाई क्या करते हैं, वो वेरीफाई ये करते हैं भैया ये जिस पब्लिक की से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं क्या इसके पास ऑलरेडी इतने बिटकॉइन मौजूद है। चूंकि वो उनके पास पूरे लेजर का रिकॉर्ड होता है, पहले जब से ये लेजर इजाद हुआ है, पहले ट्रांजैक्शन से लेके आज तक फुल लेजर रिकॉर्ड, माइनर्स के पास क्या है, फुल लेजर रिकॉर्ड। सिक्योर तो नहीं हुआ? नहीं सिक्योर, अभी इसकी तरफ आते हैं। सारा रिकॉर्ड है पहली ट्रांजैक्शन से लेके आज तक। पहली चीज ये ध्यान में रखे, इसमें प्राइवेसी कैसे इंश्योर होती है भला, प्राइवेसी कैसे इंश्योर, हाँ पब्लिक की प्राइवेट की सिस्टम से, ठीक है जी। अच्छा, अब जब इनके पास ट्रांजैक्शन आ गई, माइनर ने इनको वेरीफाई किया ये भाई इसके पास ऑलरेडी अकाउंट बिटकॉइन हाँ थे, अच्छा इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, क्या ये पब्लिक की ठीक है, वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, तो वो फिर हर जो माइनर है वो ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देता है। अच्छा, अब एक माइनर के अप्रूव करने से ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होती। अगर फर्ज करें दुनिया में 5 लाख माइनर है ना, 5 लाख माइनर, ठीक है, तो फिर जब तक 2.5 लाख से एक ऊपर 2,50,000 एक माइनर इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं ना करेंगे, ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में एक ही सेंट्रल अथॉरिटी ट्रांजैक्शन अप्रूव करती है तो वो वैलिड माना जाता है, जबकि ब्लॉकचेन में जब तक मेजॉरिटी ऑफ माइनर्स या मेजॉरिटी ऑफ वैलिडेटर्स, दो तरह के होते हैं ना सिस्टम डिफरेंट, मेजॉरिटी ऑफ माइनर्स ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करेंगे उस ट्रांजैक्शन को फाइनल नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो वो फिर ट्रांजैक्शन जो है वो जाती है सारे नोड्स को, उनमें से जो होते हैं माइनर्स या वैलिडेटर वो क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। अब वेरिफिकेशन के 2 सिस्टम हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक सिस्टम होता है प्रूफ ऑफ वर्क, एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। इनमें क्या फर्क है ये बाद में पढ़ेंगे। जब ये मेजॉरिटी ऑफ माइनर्स वेरीफाई कर देते हैं ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, तो मुझे बताइए, मेजॉरिटीज अथॉरिटी सुना ही होगा आपने, है क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कोई इंटरेस्ट के बगैर मेजॉरिटी ऑफ पर्संस झूठ बोले, कोई इंटरेस्ट के बगैर नहीं। तो इसीलिए न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है जब मेजॉरिटी इसको अप्रूव करती है। कोई एक बंदा हैक करना चाहे, कोई एक बंदा पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करना चाहे, फेक ट्रांजैक्शन करना चाहे, नहीं कर सकता जब तक मेजॉरिटी ऑफ माइनर्स इसके साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगी ना, तो फिर ट्रांजैक्शन की ना एक चेन चल रही होती है। जैसे ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 पहली ट्रांजैक्शन, फिर ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, फिर ये ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन किस शक्ल में रिकॉर्ड हो रही होती है, ब्लॉक्स की शक्ल में। तो फिर ये जो ट्रांजैक्शन है इसका नया ब्लॉक ऐड हो जाता है। इस ब्लॉक को कितने लोगों ने वेरीफाई किया है, मेजॉरिटी ऑफ माइनर्स ने, ठीक है जी। जब ये ब्लॉक वेरीफाई हो गया तो ये अब चेन में ऐड हो गया। पहले चेन पहले अलग था, प्रोविजनल था, वर्किंग में था, अब क्या हुआ, ऑफिशियली इस चेन में ऐड हो गया। बी क्या करेगा, बी अब अपनी प्राइवेट की के जरिए से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा, या वो देख लेगा हाँ जी मेरे पास बिटकॉइन आ गया। भाई ये बात समझ रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है ब्लॉकचेन में, किस शक्ल में रिकॉर्ड हो रही है, ब्लॉक की शक्ल, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इसका समझे हेडर है और एक है बॉडी। फुल ब्लॉक के कितने हिस्से होते हैं, हेडर और बॉडी। जैसे आपके टी काउंट के भी तो 2 बड़े हिस्से होते हैं,
एक हेडर होता है जिसमें कहते हैं असलम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, और फिर इसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, ये चीजें होती है, और फिर नीचे बॉडी होती है कि कितने पैसे आए, किससे आए, कितने पैसे दिए, किसको दिए। भाई ऐसे ही होता है ना आपके टी अकाउंट में। तो यहां पे भी जो ब्लॉक है इसके दो हिस्से होंगे, हर ब्लॉक के दो हिस्से होते हैं, एक हेडर और एक क्या है हमारा बॉडी। यहां तक क्लियर है? सिस्टम समझ आ गया आपको ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है? ओके। अगर मैं आपसे कहूं इसके की फीचर, अब की फीचर सुनिए, अगर सिस्टम समझ आ गया की फीचर चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। पहला, ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है? इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट बैंक की तरह नहीं है, इसमें हर नोड अपनी अपनी वेरिफिकेशन कर रही है। डन? पहली बात समझ आ गई? ये सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड? डिसेंट्रलाइज्ड, नो सेंट्रल कंट्रोल, नोड्स ही शेयरिंग करते हैं, नोड्स ही वेरिफिकेशन करते हैं। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो इसमें क्या होता है, एक लेजर मेंटेन किया जाता है। वो लेजर क्या है? वो लेजर पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक लेजर है, लेजर जाहिर है लेजर किस शक्ल में है? आपका लेजर होता है टी अकाउंट्स की शक्ल में, यहां पे लेजर किस शक्ल में है? ब्लॉक्स की शक्ल में। ये लेजर सबको, सारी नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी हर नोड के पास रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड। ये लेजर है, क्या इस लेजर को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? नहीं, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या आपकी जैसे बैंक है, बैंक क्या करता है, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट कॉन्फिडेंशियल रखता है, किसी को बताता नहीं है। और यहां पे क्या है, हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लेजर। अब आप फौरन परेशान हो जाएंगे, हर किसी को पता चल रहा होगा मेरे पास कितने बिटकॉइन है। नहीं, क्यों नहीं? पब्लिक की, प्राइवेट की, ठीक है, पब्लिक की वजह। और फिर दूसरा, ये इनक्रिप्टेड भी होता है, इसको हैक भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट लेजर, क्या डाटा क्या होता है? डाटा ब्लॉक्स की शक्ल में, लेजर में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डाटा उन ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है, और फिर इस लेजर की कॉपी सारे नोड्स के साथ शेयर की जाती है, क्योंकि इनमें से कुछ नोड्स ने वेरिफिकेशन भी तो करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए पता होना चाहिए टोटल कितने बिटकॉइंस हैं इस वक्त दुनिया में, किस किस आईडी के पास कितने शेयर्स कितने हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक प्राइवेसी का एक तरीका नहीं है कि सिर्फ पब्लिक की के जरिए से आपने आइडेंटिटी को हाइड किया है, और भी बहुत से तरीके हैं, और भी बहुत से स्टेप्स हैं। यूं समझ लीजिए आप नहीं कंफर्म कर सकते कि बैकएंड पे कौन रिसीव कर रहा है। भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर समझ आ गया? भाई समझ आ गया कि नहीं आया? लेजर सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता चलेगा इस भाई के पास कितने बिटकॉइन है। क्यों नहीं पता चलेगा? पब्लिक की, प्राइवेट की के जरिए से, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन इन्हीं को पता होगी। अच्छा, माइनर भी ये नहीं जान सकेंगे कि इस पब्लिक की के पीछे कौन है, वो ये जान सकेंगे इस पब्लिक की का बैलेंस कितना है, इसने कितने किसको ट्रांसफर किए हैं, बाकी कितने कर सकता है ये। वो सिस्टम जो होता है ना इनकी वेरिफिकेशन का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, उसमें बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। ये जो सिस्टम है, कौन से दो सिस्टम है वेरिफिकेशन के? एक प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक। प्राइवेसी कैसे? भाई मैं डर गया हूं ये फीचर देख के, मैं मुझे परेशानी हो गई। क्या मैं कह रहा हूं भाई, जब लेजर होगा ब्लॉक्स की शक्ल में जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, जब आप उसे सारी पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहां पे सारी पब्लिक से मुराद सारी अवाम नहीं है दुनिया की, वो नोड्स हैं जो कि नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब आप सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भैया मेरी इंफॉर्मेशन तो उनके पास चली जाएगी। कहता है नहीं परेशान ना हो, प्राइवेसी को इंश्योर किया हमने। कहा वो कैसे? वो पब्लिक की और प्राइवेट की के जरिए। पब्लिक की आपका ईमेल अकाउंट की तरह है जो विजिबल है, ये आप बिटकॉइंस को या इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा क्या है? प्राइवेट की, ये सीक्रेट है, ये सिर्फ आप उसको अकाउंट को साइन इन करने के लिए, अपना इंफॉर्मेशन डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्राइवेसी आ गई,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइज समझ आ गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया, प्राइवेसी भी पता चल गई। और क्या है, सिक्योरिटी, भाई ये इंफॉर्मेशन सिक्योर भी है, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की तरह कोई इसको हैक तो नहीं कर लेगा? कहता नहीं हैक करेगा, क्यों? क्योंकि जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, स्टेप नंबर 1, अब वो इनक्रिप्टेड होते हैं। पहले तो आपकी प्राइवेसी किसी हद तक सिक्योरिटी आ गई आपकी, ये पब्लिक की और प्राइवेट की के जरिए से हर पर्सन के लिए विजिबल नहीं है। दूसरी सिक्योरिटी लेयर क्या ऐड हुई कि आपकी जो ट्रांजैक्शन चल रही होगी ना, ट्रांजैक्शन ऐड हो रही है, शेयर हो रही है, भाई अब नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है सारा, तो नेटवर्क के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है हैकर उसे हैक कर सकते हैं ना। ये ब्लॉकचेन सारा नेटवर्किंग के जरिए से कनेक्टेड है ना, नोड एक दूसरे के साथ, तो कोई वायरलेस के जरिए से, वाईफाई के जरिए से कोई सिस्टम, तो हैकिंग का रिस्क तो है। कहता है परेशान ना हो, हमने इसको इनक्रिप्ट किया हुआ है, जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं इनक्रिप्टेड है, ठीक है। अगर कोई हैक कर भी लिया ना, अमर तो हैक कर नहीं सकेगा, हैक कर भी लिया वो समझ नहीं सकेगा, क्यों? इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। और क्या है, और हमने हर एक ब्लॉक में हेडिंग भी है, बॉडी भी है। हमने हर एक ब्लॉक को एक यूनिक नंबर दिया है जिसे कहते हैं हैश। हर ब्लॉक को क्या किया है, एक यूनिक नंबर दिया है जिसे कहते हैं हैश। हर ब्लॉक का अपना हैश भी लिखा होता है, और जो उसका प्रीवियस ब्लॉक का हैश है वो भी लिखा होता है। लिंक तभी बनता है ना जब हर आगे वाले को पता हो मेरे से पीछे कौन से वाला ब्लॉक है, ठीक है, फिर ही लिंक बनेगा। तो हर ब्लॉक को दिया जाता है हैश। हैश क्या है, एक नंबर है, रैंडम नंबर, जो कि आइडेंटिटी, जैसे आप कहते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 520, ट्रांजैक्शन नंबर 521, यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है, ब्लॉक नंबर नहीं है, क्या है हैश क्या है, फिंगरप्रिंट्स। यानी हर एक ब्लॉक का अपना एक यूनिक अलग नंबर है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, हर ब्लॉक के अंदर एक नहीं 2 हैश होते हैं, एक उसका अपना नंबर और एक उसका प्रीवियस नंबर, ताकि अगर कोई फेक ट्रांजैक्शन ऐड करने की कोशिश करे तो वो उसका फेक हैश अगर डाल भी दे, क्या प्रीवियस वाले का हैश क्या था उसको पता होगा, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं होते, ये रैंडम होते हैं, तो वो अंदाजा हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन किसी हैकर ने ऐड किया, ये फेक है। तो सिक्योरिटी क्या एक मेथड क्या है, इनक्रिप्शन, ब्लॉक्स इनक्रिप्ट होते हैं। दूसरा क्या है, हैशिंग, यूनिक ब्लॉक कोड दिए जाते हैं जो कि फिंगरप्रिंट की तरह है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी सिक्योर कर देते हैं इसको, क्योंकि फेक ट्रांजैक्शन एंटर कर सके, क्योंकि लिंक होते हैं, फेक ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे तो उसका प्रीवियस, उसमें प्रीवियस वाले का हैश तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो गलत होगा, तो फौरन फेक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है इसमें। हैश समझ आया कंसेप्ट, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, कोई बात नहीं। वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या है, क्या कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी वेरीफाई कर रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कौन वेरीफाई कर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ नोड्स, जिसको हम नाम क्या देते हैं, जो वेरीफाई करते हैं उनको हम नाम देते हैं माइनर या वैलिडेटर का, और जिस सिस्टम के जरिए वेरिफिकेशन करते हैं उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ। माइनर हो तो वो प्रूफ ऑफ वर्क करेंगे, अगर वैलिडेटर हो प्रूफ ऑफ स्टेक। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो यहां पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल कुछ बेसिक सिस्टम समझ आया ब्लॉकचेन का, आज आपने घर जाके इसको थोड़ा रीड करना है, ठीक है, जितना को पढ़ा हमने उतना, बाकी सारा वैसे रीड कर ले तो मसला कोई नहीं है, बात समझ नहीं भी आई ना कुछ समझ आ जाएगी, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। हैश नंबर में होंगे, हैश नंबर में भी होते हैं, अल्फाबेट भी होता है, रैंडम होता है, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।